नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2014 और मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान दिनों दिन तेज हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज लोकतंत्र 2014 में हम बताएंगे तमाम अहम मुद्दे, बात करेंगे सिंधुदुर्ग की, बताएंगे गढ़चिरौली और भंडारा के क्या है मुद्दे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। प्रचार में खर्च के लिए नए नियम लागू। पार्टियों के कोषाध्यक्ष को रखना होगा खर्च का हिसाब। 20,000 से ज्यादा नकद भुगतान नहीं। चुनाव आयोग 4 अक्टूबर को करेगा हरियाणा का दौरा। राज्य में चुनावी तैयारियों का लेगा जायजा। राजनीतिक पार्टियों और आला अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। हर वर्ग के विकास का दावा। किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बेहतर भविष्य का वादा। एनडीए से अलग नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के सभी सांसद दे इस्तीफा, तभी शिवसेना के नेता छोड़ेंगे मंत्री पद। और दोनों राज्यों में रैलियों का सिलसिला शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 अक्टूबर से रैलियां। सोनिया गांधी भी करेंगी जनसभाएं। प्रचार में खर्च के चुनाव आयोग के नए नियम कल से लागू हो गए हैं। अब राजनीतिक दलों के लिए यह लगभग जरूरी हो गया है कि वो फंड बैंक में जमा करें और उम्मीदवारों को वित्तीय मदद में तय सीमा को ना तोड़ें। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक दल के कोषाध्यक्ष को हर राज्य में खर्च का खाता बही करनी होगी। वहीं केंद्रीय मुख्यालय में इन सब खर्चों का हिसाब भी रखना होगा। इन खातों के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। नए नियम के मुताबिक 20,000 रुपए से ज्यादा किसी को भी नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ये नियम 29 अगस्त को जारी किए गए थे। और लोकतंत्र में अब बात हरियाणा के रण की। चुनाव आयोग आगामी 4 अक्टूबर को हरियाणा का दौरा करेगा। आयोग राज्य में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने दी है। उन्होंने बताया कि आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त होंगे। आयोग राज्य के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करके राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में हर तबके के विकास का वादा किया गया है। पार्टी ने राज्य में चल रहे विकास के कामों को विस्तार देने की भी बात कही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को पंचकुला में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई लोक लुभावन वादे किए। सभी का विकास कांग्रेस के घोषणा पत्र का अहम ऐलान है। गरीबों के लिए 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल देने की बात कही गई है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। राज्य के युवा मतदाताओं का खास ध्यान रखा गया है, जिसके तहत हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाने, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए महिला बैंक खोलने, हरियाणा पुलिस में 15% भर्ती का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरियाणा के हर जिले को साफ सुथरा बनाने की बात कही है। आम जनता को राहत देने के लिए बिजली के दामों में कमी का वादा भी है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दोनों घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करने का दावा किया। जो घोषणा पत्र में लिखा है सारी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पहले 2005 के हमने घोषणा पत्र लागू किया, 2009 में किया, हमने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शकील अहमद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, नवीन जिंदल समेत कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास में क्षेत्रीय पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूरे राज्य में समान विकास किया है। इस वजह से ही हरियाणा विकास में आगे है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के 3 दिन के दौरे के तहत बुधवार को करनाल के नीलोखेड़ी में जनसभा की। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हरियाणा में विकास और सुशासन कायम करना है। हरियाणा को 7 तक में हरा भरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला की भागीदारी पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी ने कहा कि वो INLD प्रमुख के खिलाफ चुनाव आयोग से बात करेंगी। बीजेपी का कहना है कि ये कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति घोटाले में चौटाला को जेल हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल अंतरिम जमानत पर रहा है और आत्मसमर्पण के लिए उन्होंने 17 दिनों की मोहलत की मांग की है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि वो इस अवधि का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करना चाहते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर से दोनों राज्यों में अपनी प्रचार रैलियां शुरू करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में दोनों प्रदेशों की पार्टी इकाइयों ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। हरियाणा में नरेंद्र मोदी की पहली रैली 4 अक्टूबर को करनाल में होगी, जबकि इसी दिन महाराष्ट्र में कोल्हापुर से नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का आगाज होगा। हम दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडरशिप पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। हरियाणा में सोनिया गांधी 4 अक्टूबर को महम और तोशाम में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। आगे भी उनका कई जगहों पर रैलियों का कार्यक्रम है। वो महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगी। हालांकि राहुल गांधी के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी दोनों प्रदेशों में कुछ रैलियों के साथ साथ रोड शो भी कर सकते हैं। और हरियाणा में इस बार रिकॉर्ड तादाद में महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 109 महिला उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं। इससे पहले 1996 में राज्य में 93 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बालगत ने दी है। राज्य में 168 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब मैदान में कुल 1350 प्रत्याशी हैं। इनमें महिलाओं की तादाद 109 है। सबसे ज्यादा 6 महिला उम्मीदवार अटीली से चुनाव मैदान में हैं। 15 अक्टूबर के मतदान के लिए सोनीपत में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस चुनावी मौसम में सोनीपत जिले का जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर सोनीपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़े इस जिले में सोनीपत विधानसभा सहित कुल 6 सीटें हैं। जिले की 90% आबादी शहरी इलाके में रहती है, लिहाजा खराब सड़क और निकास की व्यवस्था चुनाव में बड़ा मुद्दा है। रास्ते इतने खराब हैं, डेंजरस हैं, जो कि बिल्कुल जो एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आम पब्लिक आती है वहाँ पे। तो सरकारी स्कूलों में अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन अपने परिश्रम से जीत के आ जाता है उसको करोड़ों रुपए देने का कोई लाभ नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों में एक तबका ऐसा भी है जो पिछले कुछ वर्षों के कामकाज से संतुष्ट है। पहले किसी सरकार ने 40-50 साल से किसी को काम नहीं करा। पहले काम रूटीन वाइज होते तो ये काम पहले हो जाने थे। थोड़े थोड़े हर एक सरकार करती आती तो हो जाते। कांग्रेस, INLD और बीजेपी समेत सभी पार्टियां शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सोनीपत के जन जन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो और हमने उसको पूरा करने के प्रयास ना किए। लोग सोचते हैं, पूरे देश में लोग कहते हैं कि NCR में लोग जो हैं पूरी सुविधाओं से संपन्न हैं और बेरोजगारी नहीं हो सकती। और मैं जहाँ तक सोनीपत की बात करूँ, हर घर में बेरोजगार युवक बैठे हैं। पिछले 5 साल विधायक था यहाँ बीजेपी का,
उसने काम की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, खाली विरोध की तरफ ध्यान दिया। उद्योग धंधों से जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ के विकास की गति धीमी रही है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखी है, उनका मानना है कि सत्ताधारी पार्टी का यहाँ नहीं जीतना इस धीमेपन की वजह है। जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास गई और सिर्फ एकमात्र सोनीपत की सीट ऐसी थी जो बीजेपी के पास गई। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि बीजेपी, चूँकि विधायक बीजेपी का था यहाँ पे, इस वजह से उस गति से जिस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि विकास होंगे तो वो नहीं हो पाया। 3 बड़ी पार्टियों की उठापटक के बीच मतदाताओं के पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी, सोनीपत। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात महाराष्ट्र के चुनावी समर की। महाराष्ट्र कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के भीतर सांगठनिक गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। विलासराव देशमुख के कैबिनेट में 1999 से सन 2004 तक वो प्रदेश के कृषि मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में इससे पहले भी वो कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि रंजीत देशमुख के छोटे बेटे आशीष देशमुख मौजूदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे बेटे अमोल एनसीपी के टिकट पर रामटेक सीट से चुनावी मैदान में हैं। हाल तक ही एक ही गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस और एनसीपी के बीच चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिंचाई घोटाले के मामले में कानून अपना काम करेगा। एनसीपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आखिरी 2 महीनों में पृथ्वीराज चौहान ने जो फैसले लिए उनकी जांच करवाई जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को केंद्र और एनसीपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बावजूद राज्यपाल विद्यासागर राव ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि एनसीपी ने सोची समझी रणनीति के तहत 144 सीटों पर चुनाव लड़ने और 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की मांग की। उन्होंने एनसीपी को गठबंधन में टूट के लिए दोषी करार दिया। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पृथ्वीराज चौहान को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया था। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी एनडीए से अलग नहीं होगी। इधर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने भी इस्तीफे की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रोज बयान बदल रहे हैं। उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र से जीते सभी 42 सांसद इस्तीफा दें, तभी शिवसेना सरकार से अलग होगी। तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, जोड़ने वाले हैं और कायम रखने वाले हैं। पंजाब में भी आप सारे लोग समझ सकते हैं, वहाँ जाकर आप पूछ लो वहाँ अकाली दल के साथ क्या चल रहा है, बगल में हरियाणा है वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया है, ये सारी बातें आप देख लो। इस बीच केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने भी दावा किया है कि उनके इस्तीफे की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सरकार एनडीए की है और एनडीए की सरकार में शिवसेना का योगदान है। जो महाराष्ट्र से 42 सांसद चुन के आए हैं उसमें शिवसेना का योगदान है और इसलिए इस्तीफा देने का कोई सवाल उठता नहीं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि गठबंधन टूटने के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमने हर संभव कोशिश की कि अलायंस हो, लेकिन नहीं हुआ। तो अब नहीं हुआ, ये हो गया, यानी दैट स्टेज वो चल गई स्टेज। भले ही दोनों दल गठबंधन पर सियासी समर में उलझे हैं, लेकिन चुनाव बाद दोबारा गठबंधन की संभावना से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से जीते सभी सांसदों के इस्तीफे की शिवसेना की मांग भी एनडीए में बने रहने की कोशिश का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 31 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। नागपुर दक्षिण से शिवसेना उम्मीदवार और पार्टी जिला अध्यक्ष ने अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष को सौंप दी है। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया है।
वहीं चंद्रपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर कुल 107 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नाम वापस लेने का आखिरी दिन 44 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। वहीं नासिक जिले में 15 विधानसभा सीटों पर 173 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला विकास की दौड़ में काफी पिछड़ा है, जिसकी वजह से यहां नक्सली संगठनों को जड़ें जमाने का मौका मिला। गढ़चिरौली जनजाति बहुल इलाका है और विकास यहां बड़ा चुनावी मुद्दा है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण जिला है, जहां खनिज संपदा भरपूर है। वेनगंगा यहां की जीवन रेखा है, जिससे जिले के बड़े हिस्से को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। घने जंगलों से घिरे गढ़चिरौली में आबादी करीब 9,70,000 है। शिक्षा, रोजगार और नक्सली हिंसा यहाँ अहम चुनावी मुद्दा है, जबकि चुनावी मुकाबला कांग्रेस और शिवसेना के बीच माना जा रहा है। रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी, education and health. I would say these are the 4 aspects. Like agricultural development comes at a very later stage. गढ़चिरौली जिले में 3 विधानसभा सीट हैं और तीनों ही अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की अमरोरी सीट से कांग्रेस के आनंदराव गंगाराम की जीत हुई थी। गढ़चिरौली से कांग्रेस के ही नामदेव दालूजी चुनाव जीते थे, जबकि नक्सल प्रभावित अहेरी सीट पर निर्दलीय अतराम दीपक की जीत हुई थी। सबसे पहले तो बेरोजगारी है, बाद में सिंचन की सुविधा नहीं है। यहाँ पे 3 जो बड़े बड़े डैम के काम रुके हुए हैं, वो प्रायोरिटी से लेके हम लोग काम करेंगे। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा जिला है। सरकारी योजनाओं का यहाँ सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ गढ़चिरौली शिक्षा सुविधाओं की कमी से भी जूझ रहा है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और लोकतंत्र में खबरें जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विदर्भ इलाके के किसान भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से इलाके में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। विदर्भ के किसानों का मुद्दा इस बार चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है। किसान श्यामराव कपास के बीज बो रहे हैं, इस उम्मीद में कि इससे होने वाली आमदनी से वो पिछले 4 सालों का कर्ज चुका पाएंगे। मगर मुश्किल ये है कि श्यामराव के पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है और उसने ये खेत 50,000 रुपए की गारंटी पर दूसरे किसान से लिया है। श्यामराव ने 2010 में एक साहूकार से 2 लाख का कर्ज लिया, मगर कपास उत्पादन से इतनी आमदनी नहीं हुई जिससे वो कर्ज अदा कर पाते। कर्ज के इसी कुचक्र ने 4 साल पहले उनके चचेरे भाई की जान ले ली थी। पैसे नहीं मिलता, देख हमारा वो खेत देखो, हाँ। पूरा आधा खेत पानी से गया, हाँ। ठेका से वो ठेके वाले से ठेका देना पड़ता हमको। श्यामराव और उनके चचेरे भाई से अलग विदर्भ क्षेत्र के दूसरे किसानों की हालत नहीं है, जहां कर्ज में डूबे किसान पिछले 20 सालों से आत्महत्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1995 से अब तक महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बीते सत्र में 18 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र में पिछले साल 3,149 किसानों ने आत्महत्या की। 2012 में यह आंकड़ा 3,786 था। किसान ऊंचे ब्याज दरों पर साहूकारों से उधार ले लेते हैं, जिसकी अदायगी उन्हें मुश्किल में डाल देती है। महाराष्ट्र सरकार ने साहूकारों पर लगाम लगाने के लिए मनी लैंडिंग एक्ट पारित किया। इसमें किसानों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार देने के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान है। 1999 से लागू इस अधिनियम का अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। कम से कम 800 से ज़्यादा रुपए लगते हैं और 1 एकड़ को खर्चा कम से कम आता है, वो 40 के आसपास आता है, 40,000 के आसपास आता है। इस चुनावी मौसम में विदर्भ के किसान मानसून में देरी की वजह से राहत पैकेज चाहते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से साहूकारों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग भी कर रहे हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र का भंडारा जिला जनजाति बहुल है। यहाँ सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं। जिले को ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की तलाश है जो यहाँ विकास करा सके। चुनावी लिहाज से यहाँ मुकाबला शिवसेना और एनसीपी के बीच होता नजर आ रहा है।
भंडारा जिला राजधानी मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं और सबसे नज़दीकी शहर रायपुर है, जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर है। वेनगंगा नदी इलाके में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य जरिया है। भंडारा में चुनाव कराना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन प्रशासन को यकीन है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा पाने में सफल रहेगा। हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड्स, सर्वेलेंस टीम्स और बाकी सभी टीम्स और इनको हमने नियुक्त कर दिया, उनका काम चालू है। पुलिस बंदोबस्त तगड़ा है। भंडारा की जनसंख्या करीब 11 लाख है और यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं: भंडारा शहर, तुमसर और सोकली। 2009 में हुए चुनाव में तुमसर सीट से कांग्रेस के अली भंवर चुनाव जीते थे। भंडारा शहर से शिवसेना के नरेंद्र भोजराज की जीत हुई थी, जबकि सकोली से फल्गुन राव पटोले चुनाव जीते थे। यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन का प्रॉब्लम्स है, छोटे बहुत सारे तो बहुत से प्रॉब्लम यहाँ हल हो गए माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के माध्यम से, और आगे वाले जो उनके काम बाकी है वो कामों को हम सफल बनाने के लिए हमारा प्रयास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा। हालांकि यहाँ की जमीन विदर्भ इलाके में सबसे उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन पानी की कमी के चलते किसान परेशान हैं। भंडारा में सिंचाई का पानी बड़ा चुनावी मुद्दा है। पिछले 15 साल से लंबित सिंचाई परियोजना को मुद्दा बनाकर सभी पार्टियां चुनाव जीतने की आस लगा रही हैं। पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी भंडारा जिले की आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाई। राजनीतिक लापरवाही इसकी एक वजह मानी जाती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। वहीं सिंधुदुर्ग कोंकण इलाके में महाराष्ट्र का आखिरी जिला है। जिले की सीमाएं गोवा से मिलती हैं। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और एमएनएस जैसे राजनीतिक दलों की दमदार मौजूदगी है। कांग्रेस के नारायण राणे जिले के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस जिले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के अग्रिम किले सिंधुदुर्ग के नाम पर पड़ा। ये किला मालवान के समुद्री तट के पास है। किले की खासियत ये है कि अरब सागर से आते जहाज इस किले को नहीं देख सकते, लेकिन किले में मौजूद सिपाही हर गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। ये जिला काजू की खेती के लिए भी मशहूर है। टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है और टूरिज्म के माध्यम से अगर विचार सोचना होगा तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इनमें से एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी का कब्जा है। इनमें से 2 सीटों पर नारायण राणे और उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद इस चुनाव में भी कांग्रेस यहां मजबूत है। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटने से कांग्रेस को फायदे की उम्मीद है। काफ़ी तरक्की डेवलपमेंट के काम किए, वो काम देखते हुए हमें आम जनता कांग्रेस को वोट करेंगी। गोवा से सीमा लगने की वजह से प्रशासन ने कई जगह चेक पोस्ट बनाए हैं ताकि गैर कानूनी गतिविधियां रोकी जा सकें। नाम क्या है? आएगी। सिंधुदुर्ग में साक्षरता 100% है। चाहे वो शिवसेना हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सभी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन इस जिले में मुख्य लड़ाई शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच में होने की उम्मीद है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, मालवान, सिंधुदुर्ग। और इसी के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।